हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सैलिन सर, जो कि सीबीआईसी में कस्टम्स में इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड है। अभी मैं सर के बारे में मैं कुछ ब्रीफली मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे कि आपके आने से थैंक कहीं ना यू। कहीं स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिलेगा और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें रहती हैं सीबीआईसी के अंडर में, जीएसटी में, कस्टम्स में, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जी। ब्रीफली मैं अगर सर के बारे में बताऊं तो सर का जो बैच है वो सीजीएल 2013 का बैच है। सर पहले एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड थे, लेकिन अभी पिछले लगभग 7 से 8 महीनों में वो कस्टम्स में एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे पोस्टेड हैं। तो सर, मैं आपसे अभी मैं ब्रीफली मैं जानना चाहूँगा कि जब 2013 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस टाइम पे ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या था, क्या क्या मेडिकल का प्रोसीजर रहता है ज्वाइनिंग के टाइम में? धनंजय, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उसके बाद जब हमें मेडिकल के लिए लेटर आया, फिर यस। हम लोग मेडिकल के लिए आए यहाँ पे। तो जी। मेडिकल होता है यहाँ पे, वो लोग सिविल हॉस्पिटल में ही उन्होंने हमारा कराया मतलब था। तो लोकल। वहाँ पे, हाँ, लोकल में सिविल हॉस्पिटल में हमारा कराया था जी। मेडिकल। जी। तो मेडिकल में जो भी सारी चीजें उनको रेलिवेंट लगता है वो लोग वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में चेक कर ली जाती हैं। जी। मतलब कि जो जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह यस। हैं और डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ओके। वो डायग्नोस करते हैं आपकी बॉडी को। सर, एज और फिर, डिफेंस की तरीके तो नहीं होता है, मतलब जैसा डिफेंस सॉरी, डिफेंस में सर जैसा होता है कि मतलब उस तरीके से ट्रिपिकल तो नहीं होता है मेडिकल? नहीं, वो डिफेंस का तो एकदम वो जो होता है वो बहुत ही उनका, जी। कहें कि एक तरीके से देखा, बहुत ही उनका स्ट्रिक्ट वे में मतलब किया जाता है वो जी। कि डिफेंस में तो किसी भी चीज में मतलब वो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उनके जी। जो पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं जी। वो अकॉर्डिंगली जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, जब पैरामीटर्स वो जो क्वालिफाई करता है कैंडिडेट, जी। तभी उसको वो क्वालिफाई होता है सिलेक्शन के लिए। बट जब हम सीबीआईसी की बात करते हैं तो सीबीआईसी एक डिफेंस नहीं है। जी। इट्स अगर जो हम इसको इन नटशल में बात करें तो एक एजेंसी यस। यस। जी। है ना। और आपको एक एजेंसी में आते हैं और आपको वहां पे ही अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी होती है। तो जिसके लिए जो सबसे जो बोर्ड क्या करता है कि उसके लिए जो सबसे दो चीजें बहुत वो उनमें कभी कंप्रोमाइज नहीं होता है। सबसे पहली होती है एक चीज, हाइट होती है। जी। और सेकंड चीज होती है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ओके। दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर आप ये दो वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इजिली आपका मेडिकल कंप्लीट ही समझा जाएगा। यस। सर, एक चीज़ मैंने और जैसे देखा है कि यहाँ पे फिजिकल वगैरह भी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे रहता है, तो उसका कैसा क्या पैरामीटर रहता है सर? फिजिकल, देखिए, एक तो होता है फिजिकल टेस्ट होता जी। है ना। जी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में तो मैंने बता दिया कि हाइट से वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जी। सेकंड हो जाता है जब फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको साइकिलिंग जी। और वॉकिंग, ओके। और वो बहुत ही नॉर्मल होता है। अमूमन अगर जो कोई एक हफ्ते की भी प्रैक्टिस करता है तो जी। साइकिलिंग भी आराम से आ जाती है और वॉकिंग भी आप एकदम बहुत ही नॉर्मल वे में रहता है। कहीं ऐसा कुछ आपको नहीं होता है कि बहुत ही जी। हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रहता हो। तो जी। इजीली अगर जो आपकी डेली रूटीन आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। सर, जब आप फाइनली ज्वाइन करते हैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे कई ऐसे स्टूडेंट जो पूछते हैं, क्योंकि एक्साइज में लोगों का एक जो मेन वो रहता है कि वहाँ पे ड्रेस और अलग से गन वगैरह इशू रहती हैं। तो उसका सर क्या मतलब प्रोसीजर रहता है कि मतलब आपको खुद अपनी तरफ से बनवानी पड़ती है या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अलग से अलॉट की जाती है ड्रेस वगैरह सर? ड्रेस डिपार्टमेंट नहीं देता है। डिपार्टमेंट उसका क्या है, उसके लिए आपको ड्रेस अलाउंस देता है ओके। और वो एनुअल होता है। जी। और उसी में ही आपको अपनी ड्रेस बनवानी रहती है। जो ड्रेस कोड रहता है जी। आप उसको बाहर से आप बनवा सकते हैं। जी। और रही बात जो आर्म्स या एमिनेशंस की, जो यस। अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट, अगर जो ऐसा लगता है आपको कुछ है ऐसी आर्म्स एंड एमिनेशन की जी। जो अमूमन होती नहीं है, जी। तो लेकिन क्योंकि आज प्रेजेंट जो
वर्किंग कल्चर है उसमें तो अमूमन रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप डिपार्टमेंट को इन रिटर्न उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके। सर एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे आपने ड्रेसिंग अलाउंस की बात की, तो क्या आपको सैलरी में भी एडिशनल कुछ ड्रेसिंग अलाउंस का कुछ मिलता है? नहीं, सैलरी में नहीं, वो अलग ही अलाउंस मिलता है, लेकिन वो सैलरी में नहीं आता है, उसे सैलरी में हम इंक्लूड नहीं होता है ओके। वो। सर जैसे अभी हुआ क्या, पहले एक्साइज था, एक्साइज एंड कस्टम था, अब क्या हुआ, अब अचानक से जीएसटी में सर चेंज हो गया, ठीक है? तो अभी हाल में क्या जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या एक वर्क है? जीएसटी इंस्पेक्टर में अभी इस समय जो चेंज आया है, पहले क्या था कि जब एक्साइज हुआ करता था तो उस समय सबसे जो कहीं ना कहीं मोर और लेस जो इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती थी वो एज ए कस्टम ऑफिसर ही हुआ करती थी। जी। एज ए कस्टम ऑफिसर जब वो फील्ड में रहते थे, जी। फील्ड में रहने का इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फैक्ट्री में जब भी होती थी कि कोई भी एसएससी है वो अपना स्टफिंग करता था, स्टफिंग करने के लिए डिपार्टमेंट को अप्रोच करता था जी। कि सर देखिए ये मेरा सो एंड सो गुड है और ये मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो उसके जब भी एक्सपोर्ट करने के 24 आवर्स पहले वो डिपार्टमेंट को अप्रोच करता था, फिर वहां पे एक्साइज इंस्पेक्टर वो साहब जाते थे और वहां पे वो अपना जो गुड्स का एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से करते थे, जो भी वो डिक्लेयर करता था। और जब वो पूरी तरीके जितनी जो अकॉर्डिंग जो डिक्लेरेशन होती थी, डिक्लेरेशन के हिसाब से जब वो क्वालिफाई कर जाता था सारी चीज, तो उस कंटेनर को वो एक्साइज इंस्पेक्टर सील कर देते थे। तो सील करने के बाद क्या वो कंटेनर फिर वहां से सीधा इन ट्रांजिट होकर के सीधा जहां पे वो अपनी जो उसकी डेस्टिनेशन पे ही फिर वो जाता था। फिर बीच में उसमें कहीं पे उसको कोई भी एग्जामिन वगैरह या ऐसा कुछ नहीं करता था, सिर्फ एक्सेप्ट कोई एजेंसी, जैसे अभी हाल में नाम सुना होगा आपने, डायरेक्टरेट रेवेन्यू एजेंसी होती है, या फिर पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज रहता था। तो फिर कोई ऐसी कोई एजेंसी ही रहती थी जो उसको फिर रोक सकती है। अदरवाइज जैसे नॉर्मल कोर्स में कोई फिर ऑफिसर उसे नहीं देखते थे। और अब जब सीबीआईसी में आए हैं तो अब सीबीआईसी के बाद सॉरी जब सीजीएसटी में आए हैं, तो सीजीएसटी में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डिपार्टमेंट का, फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट का काम हमारे उससे सीजीएसटी से अब कस्टम्स में चला गया है। तो अब इसमें सीजीएसटी में क्या है कि अब आपको वेरिफिकेशन, प्रोमाइसेस वेरिफिकेशन के लिए आपको फील्ड में जाना रहता है। और एसएससी से कहीं पे आपको लगता है कि एसएससी इरेगुलर हो रहा है अपने रिटर्न्स फाइल करने में, तो उसको नोटिस इश्यू करना। और अगर जो आपको लगता है कि कहीं उसका अमाउंट है जो आप गवर्नमेंट की रिकवरी होनी है, तो रिकवरी करवाना रहता है। और अभी नॉर्मल कोर्स में स्क्रूटनी अभी चालू नहीं है, लेकिन सीजीएसटी बहुत ही अभी आप जानते हैं कि क्या अभी एक तरीके से बेबी एक्ट है, अभी इसको मैच्योर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हम बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं एसएससीओ को, और अभी फिर बाद में स्क्रूटनी भी चालू होगी प्रॉपर। सर अभी क्या है कि जैसे अभी सीबीआईसी में ट्रांसफर्स बंद है, तो क्या स्पाउस बेसिस पे क्या कुछ ऐसा ग्राउंड खुला हुआ है या इन फ्यूचर ट्रांसफर ओपन होंगे? इसमें इन डिटेल हम बात करें तो अभी फिलहाल डिपार्टमेंट में तो स्पाउस बेस तो ट्रांसफर आपको मिलता है, लेकिन अभी जब से मैं सर्विस में आया हूँ मेरे सामने ऐसा कोई अभी एग्जांपल मेरी नॉलेज में अभी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि अभी डिपार्टमेंट है जिनकी जो वाइफ्स हैं वो कहीं और जॉब कर रही हैं, वो दूसरे स्टेट में है, वो लोग यहाँ पे हैं, बट ट्रांसफर के लिए उनकी एप्लीकेशन बहुत पहले से पड़ी, लेकिन अभी उसमें कोई डेवलपमेंट ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया है। सर जैसे आपका जैसे हज के एनुअल जनरल ट्रांसफर्स होते हैं जो विद इन आपके जोन्स में होते हैं, तो क्या उसका हर साल प्रोफार्मा आता है और हर साल ट्रांसफर्स होते हैं? जब भी हम एजीटी की बात करते हैं तो एनुअल जनरल ट्रांसफर में होता है आप पर ड्यू होना चाहिए। ड्यू जब आपको टाइम पीरियड ड्यू हो जाते हैं तब आप कंसीडर किए जाते हैं उस ट्रांसफर के लिए। तो नॉर्मली तो ये हमारा 2 साल का होता है, तो 2 साल होता है विद इन कमिश्नरेट में। अब विद इन कमिश्नरेट में आपको 2 साल में 2 साल के बाद फिर आपको दूसरी जगह दे दी जाएगी। 4 साल आपके जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर आपको कंसीडर किया जाता है एक कमिश्नरेट से दूसरी कमिश्नरेट में ट्रांसफर करने के लिए।
सर जब एक्साइज जब अभी हाल ही में जीएसटी इंस्पेक्टर तौर पे अगर कोई भी आता है तो क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंटल एग्जाम है प्रमोशन वगैरह के लिए जैसे अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं? अभी तो हमारे यहाँ क्या है कि डिपार्टमेंट में सीबीआईसी की बात करते हैं तो जैसे ही कोई आता है यहाँ पे जी। तो वेरी स्पेसिफिक हम रहते हैं सीरियसली में। तो जब भी कोई कैंडिडेट आता है ज्वाइन करता है उसके बाद उसे एक कंफर्मेटरी एग्जाम देना होता है। जी। फिर उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है दैट्स इट। सर कंफर्मेटरी एग्जाम में कोई आपका एडिशनल इंक्रीमेंट वगैरह कुछ दिया जाता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ओके ओके। एक चीज़ और सर कि अभी जैसे जब से जीएसटी हुआ तब से सारा काम जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या मतलब आपके जैसे कोई अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या उसको ऑफिस में या घर पे टाइम इतना मिल सकता है कि वो प्रिपरेशन कर सके? देखिए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए अब ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपना प्रिपरेशन करते हैं। अब ये रहता है कि इसमें दो फैक्टर मैं मानता हूँ। जी। एक तो पहला होता है कि किसी अगर जो कैंडिडेट ने क्या है कि पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो जी। और वो भी उसने प्रिपरेशन रिगरसली स्टडी कर रखा हो, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट में आता है तो उसे फिर क्या होता है केवल रिवीजन करना रह जाता है। जी। तो इतना टाइम तो आपके पास रहता है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। बट आप इनिशियल स्टेज से सोचें कि आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर दैट कैंडिडेट मुझे लगता है कि विल फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके ओके, थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उसके लिए। एग्जीक्यूट हाँ, उसकी अपनी प्लानिंग तो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा यस उसे यस यस। आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट ओके चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना यही लाइफ है। ओके। यस यस। सर क्या ड्रेस में आना कंपलसरी रहता है ऑफिस की? नॉर्मल उसमें भी ड्रेस में आ सकते हैं? नहीं, ड्रेस के लिए तो हमारे यहाँ ऑफिस ऑर्डर निकलता है तभी हम लोग ड्रेस में आते हैं, नहीं तो अरे वाह। नॉर्मल आपकी सिविल ड्रेस में आप ओके ओके आराम से जॉब करिए। ओके। एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे सीबीआईसी में बताते हैं कह लो कि प्रमोशन थोड़ा सा डिले रहता है, तो अभी क्या सिनेरियो है प्रमोशन का सर? क्या मतलब एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर आप क्या किस किस तरीके से प्रमोट होते हैं? जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर आप क्या है कि सुपरिंटेंडेंट, यस। और सुपरिंटेंडेंट के बाद आप एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, ओके वो बस इतना आपको दो प्रमोशन ओके ओके ड्यूरिंग अभी अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो हम को देखते हुए ओके बात करें तो केवल दो प्रमोशन ओके ओके एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। ओके ओके। सर अभी हुआ क्या है कि जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि जीएसटी से कस्टम्स में भी जा सकते हैं, तो क्या एक्चुअली में ऐसा कोई रूल है कि स्विचिंग रूल है कुछ ऐसा? सीजीएसटी से कस्टम में जाना ऐसा कोई रूल नहीं है, बस एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी रोटेशन पॉलिसी निकालते हैं। ओके उसमें क्या होता है कि आप सीबीआईसी से जब आप सीजीएसटी में आते हैं, सॉरी जब आप सीजीएसटी में ज्वाइन करते हैं तो आप अगर जो कैडर कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है कि वो बहुत से क्या होते हैं कि जो जूनियर्स होते हैं जी लिस्ट में जी या जो भी वो सुटेबल फाइंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इनिशियल में ही आपको सीजीएसटी में ज्वाइन करा के आपको कस्टम में ही ज्वाइन करा देंगे। ओके लेकिन अगर जो आप सीबीआईसी के थ्रू आप सीजीएसटी में आते हैं, सीजीएसटी में जब आप ज्वाइन करते हैं जी तो फिर वहां पे एक सीनियरिटी बनती है। ओके सीनियरिटी में जो ऊपर के कैंडिडेट होते हैं वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज उसके हिसाब से आपको उतने ही बंदे वहां से वो सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं और वो कस्टम्स को में डिप्यूट कर दिए जाते हैं। ओके। इट इज हाँ, आप इसको डेपुटेशन कह सकते हैं, ये डेपुटेशन कह सकते डेपुटेशन हैं। होता है। ओके ओके सर, डेपुटेशन अगर ये है तो मे बी जैसा मैंने सुना है कि डेपुटेशन में आपको एक रैंक ऊपर भेजा जाता है, तो क्या यही रूल है? नहीं, अब ये इसमें डेपुटेशन में यहाँ पे नहीं है, वो अदर स्टेट की बात होती है। ओके जब आप ओके। डेपुटेशन किसी अदर स्टेट अदर में अदर जाते हैं या डिपार्टमेंट्स किसी में। अदर एजेंसी में जाते यस हैं यस यस यस। ओके ओके ओके। तब उसमें वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर जो सीबीआईसी के स्फीयर में आप कहीं भी जाते हैं फिर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सर डेपुटेशन से मुझे एक चीज़ और दिमाग में आई कि स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि क्या जीएसटी इंस्पेक्टर से हम किसी दूसरी एजेंसी में डेप्यूट होके जा सकते हैं क्या? मतलब वैकेंसी सीजीएसटी में भी आपकी आती हैं इस तरीके से? हाँ, वैकेंसी आती है। अगर जो आप डेपुटेशन में जाना चाहते हैं तो डेपुटेशन में
आप सीबीआईसी में भी जा सकते हैं, इनकम टैक्स में भी जा सकते हैं। ओके और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं जो हमको अप्रोच करती है डिपार्टमेंट को। ओके। तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई करिए और आप क्वालिफाई करेंगे उनके लिए तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। सर जैसे कस्टम्स में आपने बात करी अभी, तो कस्टम्स में जब कोई भी स्टूडेंट आता है, मतलब ज्वाइन करता है एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे, तो कस्टम्स में पोस्टिंग हमेशा सी पोर्ट में ही रहती, या एयरपोर्ट वगैरह में भी ड्यूटी लग सकती है? देखिए, जब आप कस्टम्स में आते हैं, ज्वाइन करते हैं आकर के, तो कस्टम्स में क्या होता है, दो टाइप की आपको जॉब करनी रहती है। एक तो होती है फील्ड जॉब, एक होती है डेस्क जॉब। ओके डेस्क जॉब में आप क्या करते हैं कि आपको केवल ऑफिस में रहना है और मोर और लेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखना होता है। जी और जो फील्ड फॉर्मेशन से जी वर्क रिफर किया जाता है हायर अथॉरिटीज को, जी। तो आपको भी उस पे काम करना पड़ता है एज ए असिस्टेंट टू योर कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो भी इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं जी उनके लिए। और लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं, फील्ड में आपको पोर्ट भी अलॉट हो सकता है, एयरपोर्ट भी अलॉट हो सकता है, और आईसीडी भी एक होते हैं, ओके इनलैंड कंटेनर डिपो, ओके तो आपको वो भी अलॉट होती हैं। और सी पेट्रोलिंग्स होती हैं, वो भी आपको अलॉट होती हैं। ओके रोड चेकिंग पार्टी होती हैं, वो भी आपको अलॉट होती हैं। ओके। तो डिफरेंट आप रहते हैं, तो आपको अलॉट उनमें से हो सकता है। सर ट्रांसफ़र से कस्टम्स में किस तरीके से होते हैं? जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी सी पोर्ट में पोस्टिंग मिली है और मुझे किसी दूसरी जगह जाना है, तो क्या ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं ईयरली बेसिस पे? मैं पहले धनंजय थोड़ा सा इसे एक चीज ये समझना चाहूंगा। जगह जी। जगह मतलब जैसे कैसे हम कह सकते हैं मान इसको लीजिए कि जगह। कोई आप किसी जोन में है, ठीक है। अब उस हाँ जोन हाँ। में अगर मुझे चाहिए कि मुझे इस पोर्ट पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे जो दूसरा पोर्ट है उससे कनेक्टिविटी अच्छी है मेरे होम टाउन की, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हम्म। ट्रांसफ़र हम ले सकते हैं? मान लीजिए कि किसी जोन में आपके दो से ज़्यादा पोर्ट है या एयरपोर्ट वगैरह है, सिटी मुझे चेंज करना है। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि आपको पहले जो कमिश्नरेट होती है, जी। तो आपको पहले तो कमिश्नरेट अलॉट होगा कि आप इस कमिश्नरेट में ओके रहेंगे। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, यस। उसके बाद फिर आपसे जब एजीटी आती है, जी। एजीटी में आपसे ऑप्शन मांगा जाता है ओके कि आपको अगर जो लगता है कि आपको किसी दूसरी कमिश्नरेट में जाना है या दूसरे जोन या ओके दूसरी जगह पे जाना है, तो आप उस कस्टम्स जोन में ही रह करके ओके 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 आप उसके लिए प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। ओके ओके। सर जैसे कस्टम्स में आपने बात करी, तो अभी हमने बात करी थी दूसरे एजेंसी की, जैसे मान लीजिए ईडी, एनसीबी और सीबीआई में जैसे आपको एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिलता है क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि कस्टम्स में भी कहीं ना कहीं वर्कलोड रहता है, तो क्या इसमें भी आपको एक एडिशनल कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ दिया जाता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं है ओके ओके। जैसा कि सीबीआईसी या ईडी में मिलता है, यस ऐसा यस नहीं है। यस यस यस। सर क्वार्टर्स की क्या कंडीशन है? कस्टम्स में क्वार्टर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? क्वार्टर्स, हाँ, क्वार्टर्स कस्टम्स में क्या है कि जहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, जी तो क्वार्टर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जिस जगह पे क्वार्टर्स अभी है नहीं, जी। तो फिर वहां पे तो रहती है कि ये चीज आपको क्वार्टर्स नहीं फिर ओके मिलेंगे। ओके ओके। आ, हायरार्की सर क्या रहती है कस्टम्स में? कस्टम्स में हायरार्की रहती है इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स ओके एंड देन सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, ओके और फिर जो भी असिस्टेंट कमिश्नर या ओके डिप्टी कमिश्नर, ओके और उसके बाद जाते हैं तो फिर जॉइंट कमिश्नर, ओके और उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ओके। एंड देन कमिश्नर। मतलब ओवरऑल क्या है कि वो सीजीएसटी वाला ही रहता है, बस पीछे कस्टम्स आपका जुड़ जाता है एक तरीके से। जी 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 हाँ, जी ओके हाँ। ओके ओके। सर जैसे कस्टम्स में मैंने कई बार सुना है, जैसे कई ऐसे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा, कई लोग इस वजह से नहीं चुनते क्योंकि ये सुनने में ऐसा है कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें? देखिए, कस्टम्स क्या होता है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक पे रहती है जी जब आप कस्टम में होते हैं, क्योंकि आप बाहर से गुड्स आ रहा होता है, जी एक
अदर कंट्री से आ रहा होता है, और बहुत सी आप न्यूज में भी आता रहता है जी कि आज ये डिटेक्शन हुआ, ये डिटेक्शन हुआ। जी तो डेफिनेटली रिस्क तो रहता है, बट आपको आपको वहां पे कस्टम्स में सिर्फ ये आपको लगता है कि रिस्क है वहां पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसके थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा एटीट्यूड दूंगा, मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए, आप जब जॉब जा रहे होते हैं तो हमें कंट्री के लिए भी अपना जी कंट्रीब्यूशन करना रहता है। राइट तो हमारे लिए जो सबसे पहले जो हमारे लिए जो हमारी जो मैं अपनी पर्सनल लेवल पे मेरे लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जी वो मेरे देश के लिए है। जी तो मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं, ये जी मेरा सौभाग्य है। जी और आप जब वहां पे कोर्ट में रहते हैं, डेफिनेटली आप रहिए, पूरी तरीके से विजिलेंट रहिए। जी और आप बिल्कुल, फिर ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा कहीं कुछ फिर गलत नहीं होता है। ओके और जॉब बहुत अच्छी आपकी चलती है। ओके ओके आप पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करिए, ओके सब कुछ आपके साथ सही रहेगा। ओके ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे अभी सीजीएसटी से अभी कस्टम्स की बात करी, तो अब जैसे सीबीआईसी के अंडर में आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी रहते हैं, ठीक है? तो क्या कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर्स में जा सकते हैं, मतलब एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर भी डेप्यूट होके जा सकते हैं? कस्टम्स में एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर, देखिए, जो जब आप कस्टम्स में आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं। जी तो अब क्या होता है कि जैसे आपको उसी कस्टम्स किसी जोन में कोई आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आते हैं। जी तो जब आपकी वहां पे कस्टम वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी पोस्टिंग होती, तो जी आपकी वही डेजिग्नेशन क्या होती है, आपके इंस्पेक्टर से आप प्रिवेंटिव ऑफिसर हो जाते हैं। ओके 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 तो ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ओके आप डेस्क पे बैठे हैं तो आप इंस्पेक्टर हैं, ओके और आप अगर जो वहीं पे कहीं पे जाते हैं या वेसल की रूमेचिंग वगैरह होती है, तो आप एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर, ओके आप एसईजेड में बैठते हैं तो एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर बैठते हैं। ओके तो ये वहां पे पोस्टिंग कौन सी आपको अलॉट हो रही है, अकॉर्डिंगली आपका नेम, आपकी जो डेजिग्नेशन होती है, बस एज ए इंस्पेक्टर, वहां पे एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर आप ओके कहलाएंगे। ओके ओके सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। जैसे होता क्या है कि जब कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर, तो क्या रहता है कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, ठीक है? तो उसमें सर क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जोन चूज करने में। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ का है, वो अगर प्रेफरेंस भर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बिहाफ पे एक जोन प्रेफरेंस का आप भर के एक बार मुझसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं जो स्टूडेंट्स है वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा, जिससे उनको प्रेफरेंस भरने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्योंकि ये प्रेफरेंस क्या रहता है कि कई ऐसे लोग जो होते हैं जिनको पता नहीं होता कि किस तरीके से प्रेफरेंस भरनी है। रैंक उनकी अच्छी होती है, जिसके कारण से वो कई बार क्या होता है कि साउथ पोस्टिंग ले लेते हैं, थोड़ा एक उनको क्रेज होता है कि बाहर आने का। तो बस मैं यही कहूँगा कि एक बार आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको एक्सपीरियंस इतना हो गया है और कहीं ना कहीं आपको हर जोन के बारे में लगभग चीज़ें पता हो गई होंगी। तो बस आप मुझे एक जोन प्रेफरेंस की जो लिस्ट एक बार शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आपने जितना भी आपने जो गाइडेंस दिया, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और अगर स्टूडेंट्स आप सभी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सर से मैं आपके क्वेश्चंस कन्वे मैं कर दूंगा, और जो भी आपके आंसर्स रहेंगे, सर आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, वो मैं आपको रिप्लाई में दे दूंगा। सो सर, बहुत बहुत थैंक यू, मतलब सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि आप इस चैनल पे, और कहीं ना कहीं आपने एक गाइडेंस दिया जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें किस डिपार्टमेंट को चूज करना है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मतलब बहुत काफ़ी हेल्प की स्टूडेंट्स की। थैंक यू, आपका भी। आपने एक ऐसी इनिशिएटिव कर रहे हैं कि इनिशिएटिव लाए हैं जिसके तहत बहुत से न्यू कमर्स को, उनको बहुत सारा मतलब कि गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, जब मैंने डिपार्टमेंट में, जब मेरा एसएससी में सिलेक्शन भी हुआ था, जी तो उस मोमेंट में भी मुझे ये भी नहीं पता था क्या मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पोस्ट देनी चाहिए। जी तो क्या था कि एम्बिग्युइटी उस समय बहुत रहती थी हमारे पास सामने। जी लेकिन फिर क्योंकि उस समय तो इतने कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सोशल मीडिया था नहीं। जी लेकिन अब जैसा जैसा सोशल मीडिया आया है, जी आप जैसे लोग ऐसी इनिशिएटिव कर रहे हो, जी तो बहुत उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जी और इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू मेरी ओके तरफ से। जी जी ओके सर, ओके।